आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉडर क्रॉप्स लाइक क्लस्टर बीन। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फसल उत्पादन तकनीकी क्लस्टर बीन के बारे में। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉडर क्रॉप्स क्लस्टर बीन, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वार। ठीक है, तो चारा वाली फसल में आपको हम पढ़ाएंगे ग्वार यानी क्लस्टर बीन के बारे में। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसे हम ग्वार कहते हैं या ग्वार कहते हैं या क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। तो यह एक दलहनी फसल है जो कि चारे के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, जिसके कारण इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं और दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक चारा वाली फसल होती है। अगर छात्रों बात करें हम क्लस्टर बीन की, तो क्लस्टर बीन का जो साइंटिफिक नेम होता है साइनोप्सिस टेट्रागोनोवा होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो फैबिएसी होती है। ठीक है, फैबिएसी कुल का ये जो है एक पौधा होता है जिसको हम हरे चारे के रूप में मुख्यतः यूज करते हैं। वैसे तो ये पल्स क्रॉप में भी आती है, इसके दानों का उपयोग भी किया जाता है दलहनी के रूप में, लेकिन इसके चारे का अधिकतर उपयोग पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है वो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके बात करें फसल के उत्पादन की, तो इसकी मुख्य रूप से खेती राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा अन्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ग्वार गर्म एवं शुष्क जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी संतोषजनक उत्पादन देने की क्षमता रखता है। इसकी हरी पत्तियां, कोमल तने पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्वार जो है वो भारत के कई सारे राज्यों में, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ठीक है, इन राज्यों में इसकी प्रमुख रूप से खेती की जाती है। और इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुष्क एवं अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में जो है ऐसी खेती प्रमुख रूप से की जाती है, यानी कम पानी चाहिए जहां पर वर्षाधारित खेती होती है, यानी कम पानी जहां उपलब्ध होता है, ड्राई लैंड एरियाज में भी इसको सुगमता पूर्वक जो है वो उगाया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो पाचक तत्व होते हैं, संतुलित आहार होते हैं, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, उनका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ग्वार की हरी जरी में प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए पशुओं के लिए यह उपयोगी दलहनी चारा है। इसके अलावा इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पशुओं के लिए एक उत्तम आहार तो होता ही है, साथ साथ जो है वो ग्वार की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसकी जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीवाणु होता है, उसके कारण जो है वो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है मृदा के अंदर करता है, जिससे मृदा की जो है उर्वरता जो होती है, फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो फसल उत्पादन के साथ साथ इसकी फसल से जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में होता है राइजोबियम के द्वारा, जिससे कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो ये भी इसका बेनिफिट होता है कि अगर ज्वार की खेती हम करते हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चारे के रूप में ग्वार को अकेले अथवा ज्वार, बाजरा एवं फसलों के साथ मिश्रित उगाया जा सकता है। तो ज्वार की खेती जो है वो मिश्रित के रूप में ग्वार की खेती ज्वार, बाजरा एवं मक्का के साथ भी इसे मिश्र क्रॉप रूप में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें हम जो है ग्वार की फसल की जलवायु की अगर बात की जाए, तो ग्वार गर्म जलवायु की फसल है। इसके सफल फसल उत्पादन के लिए लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। यह अधिक तापमान और कम नमी की परिस्थितियों को सहन कर सकती है, इसलिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो ग्वार जो है वो एक गर्म जलवायु की फसल है। ठीक है, गर्म जलवायु की फसल है। इसके फसल उत्पादन के लिए लगभग 25 से
35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो उपयुक्त माना जाता है, और अधिक तापमान और कम नमी की परिस्थितियों में यह फसल को सहन कर सकती है, इसलिए शुष्क क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी है। ठीक है, तो ग्वार की फसल जो है, जो हमारे ड्राई लैंड एरियाज हैं जहां पर वर्षा कम होती है, वहां पर इसकी खेती सुगमता पूर्वक की जा सकती है, क्योंकि ये कम पानी में भी सरवाइव कर लेती है। ठीक है, इसको कम पानी सिंचाई की आवश्यकता होती है, और अत्यधिक ठंड, पाला, लंबे समय तक जल भराव वाली स्थिति ग्वार की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, अगर जो है अत्यधिक ठंड का मौसम है, यानी तापमान गिर जाता है, या फिर जो है पाला लंबे समय तक पड़ता है, या फिर जो है जल भराव की स्थिति है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जहां पर पानी एकत्रित होता है, तो उस कंडीशन में इसके लिए बेटर नहीं होती है। उस कंडीशन में पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फसल का उत्पादन भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में सामान्यतः 300 से 500 mm वर्षा पर्याप्त होती है। यदि वर्षा का वितरण फसल की वृद्धि अवधि में उचित हो, सिंचाई की सुविधा होने पर इसकी चारे की उपज में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो वर्षा जो रेनफील्ड एरियाज हैं, जहां पर 300 से लेकर 500 mm के बीच में वर्षा होती है, वहां पर भी ये ज्वार सुगमता पूर्वक उगाया जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जाती है, क्योंकि जलभराव की स्थिति इसके लिए खतरनाक होती है, और मोस्टली अगर फ्लावरिंग स्टेज में, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज में अगर बरसात हो जाती है, या इसके जल की कमी हो जाती है, अगर फ्लावरिंग स्टेज में पुष्पावस्था में पानी की कमी हो जाती है खेत में, तो इसकी वृद्धि जो है वो प्रभावित हो जाती है और फसल का उत्पादन जो है वो घट जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सॉइल एंड लैंड प्रिपरेशन की। बात की जाए भूमि और मिट्टी की अगर बात करें, तो ग्वार की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट, बलुई दोमट तथा हल्की से मध्यम मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से 8 के बीच में होने पर फसल अच्छी वृद्धि होती है, और बहुत अधिक अम्लीय एवं लंबे समय तक जल भराव वाली मिट्टी में इसका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सॉइल एंड लैंड प्रिपरेशन की बात करें, तो ग्वार की जो खेती होती है वो विभिन्न प्रकार की मृदाओं में जो है वो की जा सकती है। एक अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जो होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है, और हल्की से मध्यम मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिक उपयुक्त है, यानी मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से 8 के बीच में होने पर जो है वो फसल की जो वृद्धि होती है वो काफी अच्छी देखी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो ग्वार की खेती के लिए 7 से 8 पीएच वाली मृदा जो है वो, और अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसके लिए अच्छी मृदा मानी जाती है। अगर हम फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, तो खेत की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से जुताई करने के बाद 2-3 बार देसी हल या हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। खेत को समतल करना आवश्यक है, ताकि वर्षा या सिंचाई का पानी एक स्थान पर जमा ना हो। ठीक है, तो खेत की तैयारी की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, गहरी जुताई, यानी कि पहली जो है वो गहरी जुताई करना चाहिए। किससे? मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से। ठीक है, जो है एमबीपी प्लाऊ से जो है वो गहरी जुताई कर लेना चाहिए, और गहरी जुताई करने के बाद 2-3 जो है वो जो 2 बार कल्टीवेटर, हैरो कल्टीवेटर चला करके जो है वो मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है पाटा लगा करके बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से खेत की तैयारी करना चाहिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटी की, तो उन्नत किस्मों का चयन करने की बात करें, सिलेक्शन ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटी की, तो चारे के लिए ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसमें अधिक हरा चारा उत्पादन, तेज वृद्धि, अच्छी पत्तियों की मात्रा तथा पर्याप्त प्रोटीन हो। स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र के लिए अनुशंसित ग्वार की चारा वाली किस्मों का चयन करना जो है वो अधिक उचित होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक जो है वो हमेशा जो है वो बुआई के लिए हमें प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। एक उन्नतशील किस्मों को ही जो है वो जो अधिक वृद्धि करने वाली हो, जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, जिनकी पत्तियां जो है वो कोमल हो, तने कोमल हो।
ठीक है। तो इस प्रकार की फसलों का चयन करना चाहिए जिसे पशु अच्छे से खा सके, जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, कम समय में तैयार होने वाली हो, कम पानी चाहने वाली हो, एवं इसके लिए अच्छी प्रोटीन की मात्रा उसमें हो जिसे पशु उसको अच्छे से खा सके, ठीक है। और जिसे हम स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र अपने निकटतम कृषि विज्ञान से जो है वो उन्नतशील प्रजातियों को हम बो सकते हैं, ठीक है। बीज का चयन स्वस्थ, साफ, अच्छी अंकुरण क्षमता वाला और रोग मुक्त होना चाहिए। चारे के लिए सामान्यतः ऐसी किस्में लाभकारी होती हैं जिसमें अधिक जैविक वृद्धि और कोमल तना विकसित होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिनकी जो है वो अच्छी वृद्धि हो, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली हो, कोमल हो, जिनकी शाखाएं कोमल हो, जिसके प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, जिसे पशु उससे अच्छे से खा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ग्वार की फसलों को उगाना चाहिए। ग्वार मुख्यतः आप बात करें, हम बुआई का समय की बात करें, टाइम ऑफ सोइंग की, तो ग्वार मुख्यतः खरीफ मौसम में उगाई जाती है। वर्षाधारित क्षेत्रों में पहली अच्छी वर्षा होने के बाद खेत में पर्याप्त नमी आने पर ही इसकी बुआई जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई तक खरीफ ग्वार की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो ज्वार की खेती जो है वो खरीफ मौसम में की जाती है, यानी शुष्क क्षेत्रों में जहां पर वर्षा कम होती है, या फिर ड्राईलैंड एरियाज या फिर रेनफीड एरियाज हैं, जहां पर जो है जब पहली बरसात होती है तब हमें ग्वार की फसल को बोना चाहिए। तो सिंचित क्षेत्रों में जो है बात करें तो लगभग जून से लेकर के जुलाई में सोइंग की जाती है, और जो वर्षाधारित क्षेत्र हैं जहां पर जुलाई अगस्त में इसकी बुआई जो है वो वर्षा होने के बाद कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सोइंग का टाइम है। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बुआई का समय स्थानीय जलवायु, उपलब्ध नमी के अनुसार थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है। बहुत देर से बुआई करने पर पौधों की वृद्धि अवधि कम हो सकती है और चारे की कुल उपज जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो सिंचाई की दशा में हम मई जून में भी फसल को बो सकते हैं, लेकिन अगर वर्षाधारित क्षेत्र है तो वर्षा होने के बाद लगभग जो है लास्ट जून या जुलाई या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में सोइंग करते हैं। अगर बहुत लेट सोइंग करते हैं तो फिर फसल की जो है अवधि जो होती है वृद्धि की वो कम हो जाती है, जिससे एक औसत उत्पादन जो है वो नहीं प्राप्त हो पाता है, ठीक है। बीज दर की बात करें, सीड रेट की, तो चारे के लिए ग्वार की लगभग 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्यतः उपयोग की जा सकती हैं। वास्तविक बीज दर किस्म, बीज की गुणवत्ता, बुआई की विधि तथा स्थानीय कृषि अनुसंधानकर्ताओं पर निर्भर होती है, ठीक है। तो लगभग चारे के लिए जो ग्वार की बीज दर है वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वास्तविक बीज की किस्म, ठीक है, वहां की गुणवत्ता, बुआई की विधि आदि जो है वो बीज की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बीज को बोना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करने से अंकुरण समान रहता है और खेत में पौधों की उचित संख्या में वृद्धि होती है। बात करें सीड ट्रीटमेंट की, बीजोपचार की, तो बुआई से पहले बीजोपचार करना फसल की प्रारंभिक वृद्धि के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। तो फसल की प्रारंभिक वृद्धि के लिए जो है, फसल की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास के लिए जो है सीड ट्रीटमेंट जो है वो आवश्यक है, क्योंकि ये दलहनी फसल है। तो दलहनी फसल को हम बीजोपचार के लिए क्या प्रयोग करते हैं, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि राइजोबियम एक सूक्ष्म जीवाणु होता है जो कि जो है दलहनी फसलों की जड़ों में होता है, गांठों में, जड़ों की गांठों में पाया जाता है, और यह वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा के अंदर करता है। तो राइजोबियम का स्थिरीकरण जब होता है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा को प्राप्त होती है और मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए राइजोबियम कल्चर से बीजों को शोधित करने से जड़ों में राइजोबियम की मात्रा बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बीजों को शोधन आवश्यक होता है। शोधन के लिए लगभग जो है वो जो 1 किलोग्राम बीज का जो 200 किलोग्राम राइजोबियम के पैकेट में 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जा सकता है,
ठीक है। बीजोपचार के लिए स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग से अनुशंसित जैव उर्वरक उपचार विधि आदि को जानकारी लेकर के हम कर सकते हैं। मतलब कि जो है सही सलाह, कृषि विशेषज्ञ की सलाह या जो है लेकर के हम उसे बीजों को शोधित करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। बुआई की विधि की बात करें तो ग्वार की फसल बुआई कतारों में करना चाहिए, अधिक सुविधाजनक होती है तथा चारे के लिए कम दूरी पर कतारों में रखी जा सकती है। ठीक है, जिसे पौधों की संख्या में अधिक होती है। ठीक है, तो बुआई के लिए हम कतारों से कतार में बो सकते हैं, यानी सीड ड्रिल के माध्यम से बो सकते हैं, या छिटकवा बीज से बीजों को हम बो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीजों की गहराई की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर जो है वो गहराई पर बीजों को बोना चाहिए। ठीक है, अब बात करें हम खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की, मैनोर और फर्टिलाइजर की, तो ग्वार जो है दलहनी फसल होने के कारण इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वो गैर दलहनी फसल की कम होता है। ठीक है, तो ग्वार क्योंकि जो है एक दलहनी फसल है, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन मृदा में जो है वो प्राकृतिक रूप से करता है, तो इसमें विशेष रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फसल की बुआई से पहले, ठीक है, फसल की बुआई के पहले यानी खेत की तैयारी के समय ही हमें सड़ी जो है वो सड़ी गली गोबर की खाद जो होती है, जिसे हम FIM कहते हैं, उसको लगभग 10 से 15 टन जो है वो बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो गोबर की खाद हो या फिर कंपोस्ट हो, उसे हमें जो है वो पहली जब खेत की तैयारी करते हैं, गहरी जुताई करने के बाद उसे हमें जो है खेत में मिला देना चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि मृदा की संरचना में वृद्धि होती है, मृदा की पोषक तत्वों में वृद्धि होती है और उत्पादन जो है वो अच्छा प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा विशेष रूप से कोई जो है फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अनावश्यक वनस्पति वृद्धि हो सकती है और दलहनी फसल की प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो अगर आप जो है केवल FIM का चारे के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो किसमें केवल जो है कंपोस्ट या फिर जो है FIM या फिर जो है वो गोबर की खाद का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंचाई प्रबंधन की बात करें, इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होने पर ग्वार को अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। फिर भी लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती है तो वृद्धि अवस्था में सिंचाई करने से चारे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो अगर रेनफेड एरियाज हैं, वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, तो हमें जो है वो विशेष रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वर्षा नहीं होती है या वर्षा काफी दिनों में अनिश्चित रूप से होती है तो हमें उसमें सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए यानी कि अंकुरण के बाद जो है वो यानी कि वेजिटेटिव स्टेज में और फ्लावरिंग स्टेज में, तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। इस कंडीशन में जो है सिंचाई इसमें आवश्यक होती है और पॉड फॉर्मेशन स्टेज में भी सिंचाई जो है वो जल की आवश्यकता इसमें होती है। सिंचित खेती में खेत की मिट्टी और मौसम की स्थिति के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। जल भराव से बचना विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि नमी से जड़ों में सड़न अन्य रोगों की समस्या में बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अच्छे जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो फिर जो है खेत में जल भराव की स्थिति हो जाती है और हमारी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो प्रॉपर जो है वो रेनफेड एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इसमें अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वीड मैनेजमेंट की अगर बात करें, खरपतवार प्रबंधन की, तो फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार ग्वार के पौधों के साथ पानी, पोषक तत्व, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए बुआई के लगभग 20 से 30 दिन बाद खेत की स्थिति के अनुसार एक निराई गुड़ाई करना जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वीड मैनेजमेंट जो है वो आवश्यक होता है। जो है खरपतवार हैं वो जल के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है, और जो है नमी के लिए, हवा के लिए, स्थान के लिए कई प्रकार से जो है वो फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए खरपतवारों को जो है वो निकालना आवश्यक होता है। फसलों की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास के लिए लगभग 20 से 30 दिन बाद फसल की बुआई के खरपतवारों को निकालना चाहिए।
अब बात करेंगे पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की। तो ग्वार में विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग दिखाई दे सकते हैं। फली छेदक, रस चूसने वाले कीट तथा पत्ती खाने वाले कीट कुछ परिस्थितियों में फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोगों में जड़ एवं तना संबंधी रोग, पत्ती धब्बा तथा अन्य फफूंद जनित रोग जो है वो समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है कई प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। इंसेक्ट की अगर बात करें, जैसे पॉट बोरर हो गया, रस को चूसने वाले हो गए, सफेद मक्खी हो गए, माहू हो गए, तना छेदक हो गए, ये सारे कीटों का प्रकोप इसमें होता है। तो समय समय पर जो है वो इनकी निगरानी रहना चाहिए, निगरानी करते रहना चाहिए। अगर जो है अगर नुकसान जो है वो आर्थिक स्थिति से ज्यादा हो रहा है, यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से में हो रहा है, ठीक है, आर्थिक क्षति स्तर में हो रहा है, तो हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो आवश्यक कीटनाशी जो है वो बहुत ज्यादा कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चारा वाली फसलों है। जैविक रूप से जैसे की बात करें जो है नीम ऑयल वगैरह का से जो है पत्तियों को रस चूसने वाले कीटों के लिए नीम ऑयल वगैरह का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो समय समय पर कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे जो है वो डिजीजेज हैं, जैसे कि फंगस डिजीज हैं, लीफ स्पॉट है, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट, तो ये सारे डिजीज इसमें आती हैं। तो इसके भी समय समय पर निगरानी करना चाहिए। अगर रोगों की समस्या है तो उसे सही मात्रा में निदान करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रयोग करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, तो बीज का हमेशा स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए, उचित फसल चक्र को अपनाना चाहिए, खेत की स्वच्छता रखना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार वगैरह न रखना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर सही रूप से हम मैनेजमेंट रखें, सही जो है वो विधियों का प्रयोग करें, तो रोगों एवं कीटों से फसल को बचाया जा सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा मात्रा में दवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बात करें प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम की, कटाई का उचित समय की, तो चारे के लिए ग्वार की कटाई सामान्यतः फूल आने की अवस्था या उसके आसपास करना उचित माना जाता है। इस अवस्था में पौधे कोमल रहते हैं और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है। बहुत अधिक देर से कटाई करने पर तने कठोर और रेशेदार हो सकते हैं, जिससे चारे की पाचकता, स्वादिष्टता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर हार्वेस्टिंग की बात करें कि हमें प्रॉपर अच्छी अवस्था में जो है वो, यानी कि जो फ्लावरिंग अवस्था होती है, पुष्पावस्था होती है, उसी अवस्था में फसल की कटाई कर लेना चाहिए, क्योंकि तब जो है वो जो फलियां होती हैं, जो पुष्प होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो तने होते हैं, वो कोमल अवस्था में होते हैं। और जब कोमल अवस्था में होते हैं तो पशु अच्छे से चाव से उसे खाते हैं। अगर हम लेट कर देते हैं फसल मैच्योरिटी को स्टेज, जिससे कि तने हार्ड हो जाते हैं, पत्तियां हार्ड हो जाती हैं, तो पशु उसे अच्छे से नहीं खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो फसल खाने योग्य नहीं होती है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे अच्छी अवस्था है फ्लावरिंग स्टेज। उस अवस्था में इसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं जो पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कटाई जो है वो समय से करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। चारे की उपज की बात करें तो ग्वार की हरी चारे की उपज किस्म, जलवायु, मिट्टी, वर्षा, उर्वरता, पौधों की संख्या और प्रबंधन पर निर्भर करती है। अच्छी कृषि तकनीकी अपनाने पर इससे पर्याप्त मात्रा में हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। सिंचित एवं अनुकूल परिस्थितियों में उपज वर्षा आधारित खेती की तुलना में अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ग्वार की हरे चारे की उपज किस्म, जलवायु, मिट्टी, वर्षा, उर्वरता, पौधों की संख्या और प्रबंधन पर जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो अगर ग्वार में सही रूप से हम मैनेजमेंट करते हैं, सही रूप से हम जो है सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, जो है FIM खाद वगैरह पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है, सही देखरेख करते हैं, उचित किस्म का प्रयोग करते हैं, उचित फसल चक्र, उचित मिट्टी,
ठीक है, वर्षा आदि का उपयोग करते हैं, तो हमें एक अनुकूल परिस्थिति में एक अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ग्वार की फसल से लगभग 25 से 30 कुंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से चारा जो है वो प्राप्त हो जाता है। पशुओं के लिए उपयोग की बात करें तो ग्वार हरा चारा विशेष रूप से गाय भैंस अन्य चारे पर निर्भर पशुओं का आहार है, उपयोग किया जा सकता है। यह दलहनी चारा होने के कारण क्या होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, जिसे पशु पर्याप्त मात्रा में उचित रूप से खाते हैं। ठीक है, इसके हम मिक्स क्रॉपिंग के रूप में बाजरा ज्वार मक्का के साथ मिक्स्ड क्रॉप के रूप में भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम मिक्स्ड क्रॉप के रूप में उगा करके पशुओं को खिलाते हैं तो फिर उसमें पोषक तत्वों की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और पशु उसे अच्छे से चाव से खाते हैं। तो इस प्रकार से ग्वार की फसल में जो है वो कई सारी बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना चाहिए, बुआई की उचित नमी और समय पर करनी चाहिए, खेत में जल भराव नहीं होने देना चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, मिट्टी का हमेशा परीक्षण के आधार पर खाद उर्वरक देना चाहिए, कीटों एवं रोगों का प्रबंधन सही से करना चाहिए, चारे के लिए कटाई की सही अवस्था जो होती है वो होती है मतलब कि पुष्पावस्था यानी कि फ्लावरिंग स्टेज में करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को अपना करके हम ग्वार की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपने पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ग्वार के बारे में इंपॉर्टेंट रूप से बताया आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी क्लास। बिल्कुल कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको हमारी क्लास। तो आज क्लास में स्टूडेंट बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।